नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कहाँ पहुँच गया। मैं आज आया हूँ देहरादून और वहीं से आपके बीच समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन का 60वां अंक 60th एपिसोड लेकर के आया हूँ। आज के हमारे इस अंक में महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता, जिसकी पुनर्रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने की है, वो आपके बीच लेकर के आएंगे। उसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात डॉक्टर निवेदिता वर्मा आपके बीच लेकर के आएंगी अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको, और अंत में मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले आमंत्रण देता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आएँ और महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता की भूमिका रखें। और गिरिजेश व्यास जी को आमंत्रण है, स्वागत है उनका कि वो इसका पाठ करें। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन के खास पाठ में मैं हरदीप दायले अहमदाबाद बस स्टैंड से आप सभी दर्शकों की सेवा में उपस्थित हूँ और पेश करता हूँ समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन का खास नाट्य पाठ, जिसमें आज जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है उस नाटक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। जी हाँ, स्वप्न वासव दत्ता महाकवि भास की बहुत ही सुंदर रचना है, एक लव स्टोरी है और आपके सामने आज पेश है। और मैं अब अधिक विलंब नहीं करूंगा और मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन के सभी रुचि संपन्न प्रेक्षकों का मैं गिरिजेश व्यास हार्दिक स्वागत करता हूं और बगैर किसी विलंब के हम आज नाट्य आलेख का वाचन प्रारंभ करते हैं। नाटक है भासकृत स्वप्न वासव दत्ता और जिसका कि नाट्य रूपांतरण किया है श्रद्धेय डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने। तो चलिए, इसके कथानक से मैं परिचित नहीं कराऊंगा क्योंकि आप नाटक सुनेंगे तो ही पता लगेगा आपको कि कितना विख्यात और कितना मनोरंजक नाटक है ये। चलिए प्रारंभ करते हैं। संवेद स्वरों में सभी अभिनेता जो हैं मंच पर हैं और कह रहे हैं। एक नशीला चांद उजला, उसकी आभा स्वप्निल उदास, उस आभा की बाँह धरे जो हम सब ऐसे बलदेव दास। वे बाहें ही रक्षा करती, उन बाहों में है अमित तेज। बसंत पद्म था अंकित जिन पर, सारी पृथ्वी की बाँह सेज। वे बलदेव बाँह में लेकर जब पीते हैं मधुमय आसव, और तेज से भर जाता तब रक्षा करता है सारा भव। सारे अभिनेता चले जाते हैं और मंच पर सूत्रधार और नटी रह जाते हैं। नटी: क्या बात है सूत्रधार, आज तुम नशे की और आसव की बातें कर रहे हो। सूत्रधार: क्या करूं नटी, नाटक ही कुछ हाथ ऐसा लगा है आज, जिसके विरह में भी नशा है और मिलन में भी नशा है। मिलन में नशे की बात तो समझ में आती है, लेकिन विरह में नशा कैसे। तुम भी नासमझ हो नटी। अरे इतना भी नहीं जानती कि विरह का नशा किसी भी और नशे से कहीं अधिक तेज होता है। अच्छा, तो फिर मैं भी तो चखूं थोड़ा विरह का नशा। ना बाबा ना, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। नटी कहती है, क्यों, तुम्हें तो आसव में बहुत आनंद आता है, फिर विरह के नशे से मुंह क्यों मोड़ रहे हो। बहुत अबल हूं नटी। नटी: ये शब्द कहाँ से ले आए। ये अबल, अबल का पुल्लिंग अबला। तुम तो कुछ भी कह देते हो। सूत्रधार: अरे मुझे मेरी बात पूरी तो कर लेने दो। अच्छा बाबा, अच्छा, हाँ तो तुम अबल हो। बहुत अबल हूँ नटी, मेरे शरीर का नशा सधता ही नहीं। मैं तो नाटक के माध्यम से ही विरह का नशा झेल लूँगा। तो फिर हो जाए नशा, तुम शुरू करो। सूत्रधार कहते हैं, वत्सराज उदयन के मंत्री योगंधरायण को जब ये पता चला कि ज्योतिषाचार्य पुष्पाभद्र ने ये भविष्यवाणी की है कि महाराजा उदयन का विवाह
मगध राज की पुत्री पद्मावती से होगा, जो राज्य के लिए शुभ होगा। क्योंकि राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वे चिंतित हुए, विशेष रूप से इसलिए कि वे जानते थे कि महाराज उदयन की पत्नी अवंतिराज पुत्री वासवदत्ता के जीवित रहते यह संभव नहीं है। ढेरों विचार मंथन के उपरांत योगंधरायण ने निश्चय किया कि महाराज उदयन की अरे आगे भी तो बोलो, अत्यधिक प्यारी पत्नी वासवदत्ता को उनके जीवन से हटा दिया जाए। क्या किया महात्मा योगंधरायण ने? सूत्रधार, बस देखती जाओ। सूत्रधार और नटी जाते हैं और दूसरी ओर से योगंधरायण और अमात्य रुमण्वान का प्रवेश होता है। योगंधरायण, बहुत चिंतित हूँ अमात्य मित्र, बहुत चिंतित हूँ। रुमण्वान, क्या उपाय किया जाए महामात्य? उपाय है तो सही, किंतु बहुत कठिन है। आपने सोच लिया है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगंधरायण, ध्यान से सुनिए अमात्य मित्र। इन दिनों महाराज आखेट के लिए गए हुए हैं और महारानी वासवदत्ता अकेली हैं। जी हाँ, आज रात के पिछले पहर जब सारा लावणक गांव सो रहा होगा और महारानी वासवदत्ता शयनागार में गहरी नींद सो रही होंगी, तब अचानक ही उनके शयनागार में आग लग जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं महामात्य? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं लगाऊंगा आग अमात्य मित्र, आश्वस्त रहें, मैं नहीं लगाऊंगा। आग को लगना है इसलिए लग जाएगी। वास्तव में मैं तो उन्हें बचाने के लिए आग में कूद जाऊंगा। रुमण्वान, आप शायद अस्वस्थ हैं महामात्य, आप थोड़ा विश्राम करें। योगंधरायण, महाराज उदयन के महामंत्री के लिए विश्राम कहाँ? अमात्य, आपसे ही निवेदन है कि मेरे जाने के बाद आप राज्य कार्य तो संभालेंगी, महाराजा उदयन का भी विशेष ध्यान रखेंगे। रुमण्वान, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। योगंधरायण, ऐसा तो होकर ही रहेगा अमात्य मित्र। ज्योतिष की भविष्यवाणी फलीभूत होकर रहेगी। ध्यान रहे अमात्य मित्र, महाराज के लिए जो शुभ होगा उसे पूरा करने में योगंधरायण किसी और के तो क्या, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करेगा। रुमण्वान, किंतु महामात्य, ये हत्या और आत्महत्या दोनों हैं। मैं जानबूझकर इतना बड़ा पाप आपको नहीं करने दूंगा और ना इस पाप का भागीदार आपको बनने दूंगा, समझे? योगंधरायण, तो फिर सुनिए। रुमण्वान के कानों में योगंधरायण कुछ देर तक बोलते रहते हैं और उनकी कानाफूसी सुनकर रुमण्वान की आंखें फटी रह जाती हैं। वह सिर्फ इतना ही बोल पाता है, अरे बाप रे, हे प्रभु, इतना बड़ा। बस और कुछ न कहें। इतना ध्यान रहे, आपको अभी बहुत सावधान रहना है। मैं चलता हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। योगंधरायण चले जाते हैं और रुमण्वान हतप्रभ खड़े रह जाते हैं। धीरे धीरे मंच पर अंधकार हो जाता है और नेपथ्य से वासवदत्ता की आवाज़ आती है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं आग में जल रही हूँ। एक एक करके अनेक लोगों की भीड़ मंच पर इकट्ठी हो जाती है। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर नेपथ्य में देख रहे हैं, आग की लपटें देख रहे हैं। योगंधरायण इसी बीच सबके देखते देखते आग में कूद पड़ने के लिए लपकते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, महारानी जी मैं आ रहा हूँ। योगंधरायण नेपथ्य में चले जाते हैं, मगर उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अमात्य मित्र, महाराज का ध्यान रखिएगा, राज्य का ध्यान रखिएगा, महाराज का ध्यान रखिएगा। नेपथ्य से एक स्त्री और पुरुष की लंबी चीख सुनाई पड़ती है और चीख के बाद शांति छा जाती है। मंच पर सभी लोग हतप्रभ, आंखों में भय और करुणा लिए खड़े रह जाते हैं। कुछ लोग रोते हुए बेहोश हो जाते हैं। ठीक उसी समय कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी, अमात्य महाराज अभी अभी आखेट से लौटे हैं और पूछ रहे हैं कि ये शोर क्यों हो रहा है। रुमण्वान, मैं स्वयं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद नेपथ्य में महाराज उदयन की चीख उभरती है, नहीं, और भागते हुए महाराज उदयन का रुमण्वान के साथ प्रवेश होता है। उदयन, रुमण्वान, ये सब कैसे हुआ? आग कैसे लगी? किसी ने महामात्य योगंधरायण को इस आग में कूदने से रोका क्यों नहीं? रुमण्वान, महामात्य ऐसा अनर्थ करेंगे किसी ने सोचा तक नहीं था महाराज। उन्होंने अकस्मात आग में छलांग लगा दी। उदयन, ठीक है,
यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही। ऐसा कहते हुए महाराज उदयन स्वयं आग में कूदने के लिए उद्यत हुए और रुम्नवान उदयन के पैरों से लिपट जाते हैं। उदयन ने स्वयं को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। रुम्नवान घसीटते हुए कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। कुछ और लोग महाराज को पकड़ लेते हैं। महाराज उदयन बहुत चीखते चिल्लाते हैं, हाथ पे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो रुम्नवान उनके पैर छोड़ता है और ना ही दूसरे तमाम लोग उनको छोड़ते हैं और उदयन थक कर बेहोश हो जाते हैं। अब दूसरे दृश्य में उदयन अकेले विरह में डूबे। उदयन, सब कुछ समाप्त हो गया। क्यों गया मैं आखेट पर? मैं तो सब कुछ भूलकर वासवदत्ता के प्रेम पाश में बंधा, अपना सर्वस्व उसके लाल कमल से चरणों में न्योछावर कर एक असमाप्त गंध के कपासी धुएं में खोया हुआ था। कैसा निराला था मेरा गंधायमान संसार, मेरा नीड़, छोटा सा मेरा घोंसला जिसमें केवल मैं था और मेरे साथ थी एक अपार रूप राशि वासवदत्ता। हम थे और थी मेरी घोषवती वीणा। अब कुछ भी नहीं रहा शेष, न वासवदत्ता रही न मेरी घोषवती वीणा, और साथ में चली गई अहर्निश जागती दो आंखें मेरे महामात्य योगंधरायण की, जो मेरे सो जाने और मेरे खो जाने के बाद भी दसों दिशाओं से मुझ पर मेरी रक्षा के लिए जमी रहती थीं। क्यों चले गए योगंधरायण? रुम्नवान का प्रवेश होता है। महाराज की जय हो। नहीं अमात्य रुम्नवान, अब मेरी जय मत बोलो, कोई लाभ नहीं। जब कुछ भी नहीं रहा शेष तो किसके लिए जय, किसकी जय? यदि जय बोलना है तो महात्मा योगंधरायण की जय बोलो, जिसने स्वामी भक्ति में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जय बोलना हो तो वासवदत्ता की जय बोलो, जो स्वयं जलकर राख हो गई, किंतु मुझे जीवन भर जलने के लिए अकेला छोड़ गई। सुनो अमात्य रुम्नवान, मेरे लिए संभव नहीं कि मैं अब राज्य कार्य करूं। मुझे तुम उन सभी स्थलों पर ले चलो जहां मैंने वासवदत्ता के साथ विहार किया था। चलेंगे महाराज, अवश्य चलेंगे, किंतु आपने अभी तक भोजन भी नहीं किया, इतने दिनों से नहीं किया भोजन। ये शरीर कैसे चलेगा? कौन चाहता है ये शरीर चले? मैं तो उसी समय इस शरीर को नष्ट करना चाहता था जिस समय आग में जलकर मेरी प्रियतमा का शरीर नष्ट हो रहा था। तुम ही बतलाओ रुम्नवान, यदि मेरी प्रियतमा के शरीर की रक्षा के लिए पिता समान योगंधरायण अपने शरीर की आहुति दे सकते हैं, तो कैसे मैं अपने शरीर को संभाल कर रख सकता हूँ, जिसने वासवदत्ता के शरीर का अणु अणु भोगा है। रुम्नवान, वासवदत्ता का शरीर मेरे लिए एक सेतु था, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन नदी को वासंती बयार में घिरा घिरा पार कर रहा था कि अचानक सेतु टूट गया और अब मैं नदी की धार में बह रहा हूँ। नहीं जानता ये नदी मुझे कहाँ ले जाएगी। महाराज, आप पुरुषोत्तम हैं, नदी आपको बहा ले जाए ये कैसे संभव है? आप स्वयं अपने उद्यम से और अपनी इच्छा के अनुकूल नदी को पार करेंगे। इच्छा? अरे इच्छा से तो मेरा नाता उसी दिन टूट गया जिस दिन प्रियतमा मेरी वासवदत्ता मुझसे नाता तोड़ गई। अब तो बस इतनी इच्छा शेष है कि उन सभी स्थलों को एक बार देख लूं जहां मैंने वासवदत्ता के साथ विहार किया था। आप राजा हैं, वह सब कुछ देख सकते हैं जो देखना चाहें, कोई आपको रोकेगा नहीं, रोक सकता भी नहीं। किंतु महाराज, उनका क्या होगा जिनको आपने अनदेखा कर दिया? उनका क्या महाराज, जो केवल आपकी ओर देखकर जीवित हैं, मगर जिन अभागों की ओर एक बार भी देखने की इच्छा आपके मन में नहीं हुई, उनका क्या होगा महाराज? जिन्होंने उसी दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है जिस दिन से
आपने भोजन नहीं किया। उदयन कहते हैं, अमात्य रुम्णवान, क्या ये सच है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जिस दिन से मैंने छोड़ा है? हाँ महाराज, क्या मैंने उन्हें ऐसी आज्ञा दी थी? नहीं महाराज। तो फिर उनका यह दुस्साहस कैसे हुआ कि मेरी आज्ञा के बिना उन्होंने अनाहार व्रत रखा? आप हमारे विधाता हैं महाराज। जब आपने अपने विधाता परमेश्वर की आज्ञा बिना अनाहार व्रत रखा तो उन सभी ने अपने विधाता राजा की आज्ञा के बिना अनाहार व्रत का पालन किया महाराज। क्या तुमने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया अमात्य रुम्णवान? मैं कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकता हूं महाराज? किस अधिकार से तुमने ऐसा किया रुम्णवान? उसी अधिकार से महाराज जिस अधिकार से महामात्य योगंधरायण ने आपकी आज्ञा के बिना महारानी वासवदत्ता की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया। तुम्हें यह दुस्साहस कैसे हुआ कि तुमने अपनी तुलना योगंधरायण से की? महाराज, मैं तो ऐसे किसी दुस्साहस की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो महामात्य की आज्ञा का पालन कर रहा हूं महाराज। महामात्य ने आग में कूदने से पहले मुझे आदेश दिया था कि महाराज का विशेष ध्यान रखना। और महाराज, मेरा क्या है? मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरा छोटा सा परिवार है। मेरा शरीर यदि उपवास से नष्ट होता है तो उसमें 2-4 लोगों का ही परिवार नष्ट होगा। किंतु महाराज, ईश्वर न करे इस घोर उपवास से यदि आपको कुछ हो गया तो आपके इतने विशाल परिवार का क्या होगा महाराज, जिसमें असंख्य नर नारी, बूढ़े, युवा, बच्चे हैं, सबके सब अनाथ हो जाएंगे महाराज। मैं क्या करूं अमात्य, मैं क्या करूं? कैसे वापस लाऊं अपना संतुलन? चलिए महाराज, कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर चलें। दूसरे स्थान पर जाने से मन बहल जाएगा। ठीक है अमात्य, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और सुनो, आज अभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। महाराज की जय हो। रुम्णवान जाने लगते हैं। सुनो अमात्य, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने क्रोधवश पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं धन्य हुआ स्वामी। दृश्य परिवर्तन हो जाता है। आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रण देता हूँ डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को कि वो आएँ और अशोक भौमिक दा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं, आपके बीच लेकर के आएँ। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार, थैंक यू दादा। मैं निवेदिता वर्मा आज आपके लिए ख्यातनाम चित्रकार, कहानीकार श्री अशोक भौमिक जी की कहानी लॉकेट लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं लॉकेट का पहला भाग। लोग कहते थे कि डॉक्टर जोन्स का नाम कभी जमील अहमद सिद्दीकी हुआ करता था, पर इस पर यकीन करना बहुत कठिन था, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जो कहते थे कि जोन्स डॉक्टर असल में पहले रामाधीन सिंह यादव हुआ करता थे। सरहू ईसाई नरसन का चक्कर मां अपन धर्म कुल नाश कर लहली। अब विलियम जोन्स पहले मियाँ सिद्दीकी थे या यादव जी थे, इसका हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से क्या लेना देना। हम तो जानते थे कि शाहजाबाद जिले में के एक छोटे से लगभग अख्यात गांव सांगीपुर का नाम अगर बंबई कलकत्ता जैसे महानगरों के दवा कंपनियों के मुख्यालयों में लिया जाता था तो वह केवल डॉक्टर विलियम जोन्स और लेडी डॉक्टर मेरी जोन्स की सम्मिलित धुआंधार प्रैक्टिस के कारण ही लिया जाता था। वैसे जो लोग गांव देहात में बसे समाज से परिचित हैं वे जानते हैं कि कोई सिद्दीकी हो या यादव, ये मसला अपने आप में अर्थहीन हो जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि मुन्नी मियाँ की बीवी बच्चा जनते हुए शर्तियाँ खत्म हो जाती अगर लेडी डॉक्टर मेरी ना होती, या माधव पंडित जवानी में ही स्वर्ग सिधार गए होते अगर डॉक्टर जोन्स उन्हें ठीक वक्त पर कोरमिन की सुई न लगाते। सांगीपुर और उसके तमाम दूर पास के गांवों के लोगों के लिए जोन्स दंपत्ति ही लखनऊ मेडिकल थे और वे ही BHU भी। हमारे लिए भी विलियम जोन्स और डॉक्टर मेरी जोन्स जितने महत्वपूर्ण थे, उनसे मिलने सांगीपुर जाना उससे ज्यादा कठिन और लगभग चुनौतीपूर्ण था।
क्योंकि शाहजाबाद से ट्रेन से एक सवा घंटे के सफर के बाद मनकागंज बाजार हॉल्ट उतरकर इक्के पर बैठे 3 किलोमीटर की कचिया पर फुदक फुदक कर चलना पड़ता था, तब जाकर पहुंच पाते थे हम सांगीपुर। शहर के लोगों के लिए वह मार्मिक दृश्य की कल्पना करना भी शायद आज असंभव हो, पर प्रायः हर हफ्ते 2-4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई ज़ोडियाक की टाई, स्टेंसिल या लिबर्टी की ब्रांडेड शर्ट पर, पैरों में मोकासिनो जूता पहने, टुटहे इक्के पर सवार हो अपनी हड्डी पसलियों की ओवर ऑयलिंग कराते हुए इस दृश्य की पुनरावृत्ति करते दिख जाते थे। इस मार्मिक दृश्य में जो लोगों को नहीं दिखता था वह था उनके मन ही मन अपने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कि डॉक्टर जोन्स का कंपाउंडर या लेडी डॉक्टर मेरी जोन्स की नर्स से कहीं यह न सुनना पड़े, डा साहब मरीज देखे गए हैं, कब लौटा ई पता ना। इतने सालों के गुजर जाने के बाद भी यह मैं इसलिए नहीं भूला हूं क्योंकि बरसात के मौसम में मैं और मेरा दोस्त नरेंद्र दोनों इसी बाहर मरीज देखे गए हैं के चक्कर में एक बार फिर इस भुतहे सांगीपुर में फंस गए थे। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह सही वक्त पर शाहजाबाद से ट्रेन छूटी थी, पर सही वक्त पर मनकागंज बाजार हॉल्ट पर हमें उतार अपने गंतव्य की ओर चली भी गई थी। पिछले कई दिनों से बारिश हुई, इसलिए सांगीपुर जाते समय सड़क और खेत में फर्क नहीं समझ आ रहा था, बस इक्के से जूते घोड़े को ही समझ आ रहा था। जस्ट तक हम सांगीपुर पहुंचे थे। डॉक्टर जोन्स का घर, दवाखाना, नर्सिंग होम, चैम्बर, अस्पताल सब एक ही था। डॉक्टर जोन्स के कंपाउंडर ने हमें कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर बोला, पास ही गांव के कोई डिलीवरी का केस है, डॉक्टर साहब खुद गाड़ी चलाकर मेम साहब को लेकर गए हैं, ड्राइवर नहीं आया आज पानी के चलते। हम दोनों को कब तक इंतजार करना पड़ा था आज मुझे याद नहीं है, क्योंकि पनियल बादलों की मोटी तहों के पीछे सूर्यदेव यूं छुपे बैठे थे कि कब सुबह से दोपहर होते हुए सांझ की ओर दिन ढलने को हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था। कई बार नुक्कड़ पर जाकर वापस मनकागंज बाजार हॉल्ट स्टेशन जाने के लिए इक्के ट्रैक्टर का पता कर आए। इक्के अब सांगीपुर से मनका बाजार नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अब वापस की सवारी नहीं मिलनी थी। हमें एक भी ट्रैक्टर नहीं दिखाई दिया। नुक्कड़ की चाय की दुकान का बुढ़वा बार बार यही आश्वासन देता रहा, घबराओ कि नऊ, जरूरत ना बा डॉक्टर साहब का आए दे। हमें लगा डॉक्टर जोन्स की प्रतीक्षा करते करते मरीजों से यह बूढ़ा बरसों यह बात कहते कहते शायद उसको अब यह आदत सी पड़ गई है। बैठे बैठे हम यही समझ नहीं पा रहे थे कि अब वापस शाहजाबाद कैसे लौटेंगे। अगर सांगीपुर में ही फंसे रहे तो इस सांगीपुर में रात कहाँ काटेंगे और न जाने क्या क्या। पर परेशान होने की भी आखिर एक हद होती है और वहां पहुंचकर आप परेशान होना छोड़ ही देते हैं। पर पानी से तरबतर सांगीपुर में बैठे सोचने लगते हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और ऐसा सोचते हुए हमने एक गांव को भीगते भीगते दिन दहाड़े खामोश सो जाते हुए देखा था। कई साल पहले ट्रेनिंग के दौरान हमारी ट्रेनिंग मैनेजर मिस्टर बख्शी ने ऐसे मौकों के लिए चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की वाणी का जिक्र किया था, जिसका आशय था कि जब आपके हालात से निपटने के लिए कुछ ना हो तो परिस्थितियों का आनंद लेना चाहिए। हालांकि मैं चीनी पंडित के इस कहे से इत्तेफाक तो नहीं रखता था, पर मैं और नरेंद्र सेठ सांगीपुर में असाह फंसे न जाने क्यों बरसात का आनंद ही लेने लगे थे। जब गांव के सीवान पर डॉक्टर जोन्स की गाड़ी दिखी तो उस समय इतना तेज पानी बरस रहा था, लगा डॉक्टर जोन्स की गाड़ी घने धुआंसे को चीर कर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। काफी देर बाद डॉक्टर जोन्स सपत्नीक हम तक पहुंच ही गए।
पति पत्नी दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। डॉक्टर मेरी जोन्स यूं तो कम बोलती हैं, पर आज लग रहा था मानो वह चुप होना भूल सी गई हैं। गॉड की दया थी ब्रदर, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने पहले उसे नहीं देखा था, ब्लड रिपोर्ट भी था तो 3 मंथ्स का पुराना था, HB 7% ओनली, पर बाय द ग्रेस ऑफ जीसस अब ठीक हो गया। ब्रदर, चाय पियेंगे या कॉफी? आपको तो कॉफी ही पिलाऊंगी। लास्ट मंथ केरल से बहुत अच्छी कॉफी आई है, आपको जरूर पसंद आएगी। फिर नरेंद्र सेठ से पूछा, आप चाय या कॉफी? मुझे लेडी डॉक्टर मेरी जोन्स का अप्रत्याशित आतिथ्य थोड़ा नहीं काफी अस्वाभाविक लग रहा था, पर मुझे तब बुरा भी लगा जब उन्होंने सेठ को सेठ साहब कहकर औपचारिक संबोधन करती रही और मुझे बार बार ब्रदर कहती रही। मुझे और आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर विलियम जोन्स ने भी मुझे भाई कहकर संबोधित कर सेठ को सेठ साहब कहा। हालांकि कुछ 5-6 साल हो चुके थे जब मैं और नरेंद्र सेठ ने सांगीपुर आना और डॉक्टर विलियम जोन्स और मेरी जोन्स से मिलना शुरू किया था, पर आज के व्यवहार से लग रहा था कि मानो सेठ का यह पहला विजिट था और मैं तो उन दोनों का सगा हूं। बहरहाल हम दोनों ने चाय कॉफी पीते और गरम पकोड़े खाते हुए अपनी अपनी कंपनी की दवाइयों का गुणगान किए, कुछ मीठी मीठी बातें की और तब तक सांगीपुर में दिन ढलकर शाम हो गई थी। डॉक्टर साहब, हमें अब वापस शहजाबाद लौटना होगा, क्या इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं? मेरी इस बात पर डॉक्टर जोन्स ने जो कहा उसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस वक्त आप लोग वापस जाएंगे इस मौसम में? क्या अपने भाई के यहाँ एक रात नहीं रुक सकते? ना 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 भाई, आप और सेठ साहब दोनों आज हमारे घर ही रुकेंगे। सुबह मैं खुद आप दोनों को मनकागंज छोड़कर आऊंगा। किसी डॉक्टर की कॉल करने जाकर उनके घर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ठहर जाने का कोई किस्सा मैंने या नरेंद्र ने तो नहीं सुन रखा था। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, लिहाजा हम डॉक्टर जोन्स के घर ठहर गए। आज इतना ही। कल यानी रविवार को मैं आपको सुनाऊंगी कि डॉक्टर जोन्स के घर बिताई रात की कहानी। तो आज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। आइए निरंजन भाई, आपका स्वागत है। आज आप हमारे बीच में किस युवा कवि को लेकर के आए हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। श्री निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं इस अंक में युवा कवित्री स्वरांगी साने की कविताएं। ग्वालियर में जन्मी स्वरांगी साने की कविताओं को हमने अप्रैल 2015 के रेखांकित में प्रकाशित किया था। स्वरांगी दरअसल एक नृत्यांगना है और उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से कथक में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। कविता में उनकी बहुत गहरी रुचि है और एक काव्य संग्रह है उनका, शहर की छोटी सी छत पर। इसके अलावा पत्रकारिता, अभिनय और कला समीक्षा में उनकी रुचि है और लोकमत समाचार, जो कि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है जो पुणे से निकलता है, उसमें उन्होंने वरिष्ठ उप संपादक के रूप में काम किया है। स्वरांगी की कविताओं को यदि हम देखें तो उनका कविता संसार भारतीय स्त्री का वह संसार है जो घर गृहस्थी से लेकर एक भारतीय स्त्री के निजी सुख दुख से जुड़ा हुआ है, उस तक फैला हुआ है। हम जानते हैं कि प्याज काटने से आंसू निकलते हैं, तो जब एक स्त्री प्याज काट रही है तो उसकी बेटी पूछती है, एक अंश है उनकी कविता का, बहुत मार्मिक कविता। स्त्री रो रही है, आज पूछती है बेटी, क्या हुआ माँ? कह देती हूँ कुछ नहीं, प्याज काट रही हूँ। तो आइए सुनते हैं स्वरांगी साने की कविताएं। नमस्कार,
मैं स्वरांगी साने। समावर्तन का मंच मुझे प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय निरंजन श्रोत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनकी आभारी इसलिए भी हूँ कि रेखांकित स्तंभ में अप्रैल 2015 में उन्होंने मेरी कविताएं प्रकाशित की, जो बाद में 5वें युवा द्वादश में भी आई। तो पुनश्च मैं उन्हें आभार व्यक्त करते हुए पहली कविता समावर्तन से ही लेती हूँ, आभास। फेसबुक पर तुम्हारे नाम के सामने ले जाती हूँ कर्सर, लगता है तुम्हें छू कर लौटी हूँ। दुनिया एक आभास, इसे बार बार इस तरह याद दिलाते हो तुम जो हिस्सा हो इस छद्म संसार का, जिसमें मेरे दोस्तों की संख्या 1000 पार और अपना कहने को कोई नहीं आसपास। अगली कविता लड़कियों पर है, लेकिन लड़कों पर भी समान रूप से लागू होती है। शायद यही वजह है कि इसका मराठी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसे दिल्ली में के नुक्कड़ नाटक में खेला गया। कविता कुछ इस तरह है, समझदार लड़कियाँ। समझदार लड़कियाँ बचपन से होती है समझदार। वे खिलौनों के लिए नहीं मचलती, वे कभी नहीं करती कोई जिद, वे पैदा होते ही हो जाती हैं बड़ी। उन्हें जताया जाता है बार बार तुम समझदार हो, और वे दिखाती रहती हैं समझदारी। कितनी बड़ी मजबूरी होती है, वे हमेशा मानती रहती हैं, दिमाग की बातें करती रहती है, विवेक से काम। उनके माँ बाप कभी नहीं देखते उनके आंसू, सहेलियों को वे नहीं बताती मन की बात। समझदार लड़कियां जानी जाती हैं समझदार लड़कियों की तरह। वे कभी नहीं करती प्रेम, कर भी ले तो दफना देती है दिल के तहखाने में। समझदार लड़कियां आजन्म भुगतती हैं समझदारी। एक कविता महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से मेरी दूसरी कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उसकी शीर्षक कविता है वह हंसती बहुत है, कविता हंसी। उससे पूछा जाता है कैसी हो आजकल, वह ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाती, सोच में पड़ जाती है। लगता है सच कह दे, फिर सोचती है इस प्रश्न का कोई मानव उत्तर ही दे दे। वह सच बताना चाहती है कि तभी दूसरा सवाल दाग दिया जाता है, फिर तीसरा, चौथा। उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता। वह हंस देती है। पूछते हैं उससे, इसमें हंसने की क्या बात? हाँ, हंसने वाली तो कोई बात नहीं। दरअसल वह रोना चाहती है। हालांकि जब जब वह रोना चाहती है हंस देती है, और सब कहते हैं वह हंसती बहुत है। दोस्तों, आज का जो ये हमारा 60th एपिसोड है, इसको मैं यहीं पूरा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। अगला एपिसोड कल रविवार के दिन आपके बीच फिर लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन को आपने अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा और बेल आइकन ज़रूर दबाया होगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप हमको कुछ लिखना चाहते हैं, आपके कमेंट्स भेजना चाहते हैं, तो हमारा पता जल्दी से नोट करिए। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हम आपको दिखते रहते हैं, तो इंतज़ार करिएगा। कल मैं आपके बीच में फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके
समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।